नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा रीतिकाल के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी मानी जाती है। संवत के हिसाब से अगर देखें तो संवत 1700 से लेकर 1900 तक ये काल स्वीकार किया गया है। इस काल में 3 प्रकार की काव्य रचनाएं की गई: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। यानी ये 3 पद्धतियां थी जिनको आधार बनाकर काव्य की रचना की गई। रीतिकाल के जो प्रवर्तक कवि हैं वो चिंतामणि को माना गया है। चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। तो आइए अब इस काल की विशेषताओं के बारे में या इसकी प्रवृत्तियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है रीति ग्रंथों का निर्माण। इस काल में रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया। रीति ग्रंथ यानी एक रीति से जुड़े हुए एक विशेष रचना पद्धति से जुड़े हुए ग्रंथों का इस काल में निर्माण किया गया। इनकी खास विशेषता क्या रही कि इनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और उसके आधार किसको माना गया है? जो संस्कृत ग्रंथों की रचना थी या जो संस्कृत ग्रंथ किए गए थे उन ग्रंथों को आधार बनाया गया है। उसमें से नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस, इनके लक्षणों को इन्होंने लिया है और यही इनकी रचनाओं के मुख्य आधार भी रहे हैं। इन्हीं रीतियों को या इसी तरीके को अपनाते हुए इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, इसीलिए इन ग्रंथों को रीति ग्रंथ कहा गया है। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। क्योंकि ये जो काव्य लिखा गया ये दरबारी काव्य था, अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया था, इसीलिए इस काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, चाहे वो संयोग पक्ष है या वियोग पक्ष, दोनों का ही चित्रण इसमें किया गया है। नायिकाओं के श्रृंगारिक हाव भाव, विशेष मुद्राओं और उनके नक्शिक यानी नाखून से लेकर शिखा तक संपूर्ण शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया है अपने काव्य में। यानी श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें, किसमें? रीतिकालीन कवियों के काव्य में। उसके बाद है प्रकृति चित्रण। प्रकृति एक विशेष स्थान रखती है रीतिकाल में, क्योंकि इन कवियों ने प्रेम का चित्रण किया है। तो प्रेम और प्रकृति को हम अलग नहीं कर सकते। इन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप का अधिक चित्रण किया है। उद्दीपन यानी उद्दीप्त करना। इस युग में जिन नायक नायिकाओं को अपने काव्य में स्थान दिया उनके भावों को उद्दीप्त करने में प्रकृति महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रतीत होती है। आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम किया गया है। आलंबन का मतलब होता है किसी भाव के लिए सहारा प्रदान करना। तो सहारा प्रदान नहीं कर रही प्रकृति, आलंबन नहीं है, बल्कि भाव को उद्दीप्त कर रही है। जो नायक और नायिका है उनके भावों को, चाहे वो संयोग प्रेम का भाव है या वियोग का, दोनों में ही प्रकृति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अगर नायिका वियोग जन्य है या वियोग से व्याकुल है तो उसमें नायिका जब रोती है और उसी दौरान अगर बारिश आती है तो वहाँ ऐसे लगता है कि बादल या प्रकृति भी नायिका के साथ रो रही है। या जहाँ पर नायक नायिका प्रसन्न है, संयोग श्रृंगार है, उस संयोग श्रृंगार में प्रकृति जैसे चारों ओर फूल खिले हैं, पुष्पित और पल्लवित हो रही है, तो ऐसे लगता है कि प्रकृति भी उनके साथ प्रसन्न है। तो उन्होंने भाव को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का सहारा रीतिकाल के कवियों ने लिया है। उसके बाद है वीर काव्य की रचना। देखिए, मुख्य तौर पर तो इस काल में श्रृंगार काव्य की रचना की गई, लेकिन कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने श्रृंगार के साथ साथ वीर काव्य की भी रचना की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम गुरु गोविंद सिंह और कवि भूषण का लिया जा सकता है। इन्होंने वीरता से परिपूर्ण काव्य की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने जो वीरतापूर्ण काव्य रचा उसमें देशभक्ति के भाव भरे हैं, क्योंकि उस समय की जनता को जागृत करना जरूरी था। तो जनता को जगाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने वीरतापूर्ण काव्य लिखा। और भूषण ने अपने राजाओं की प्रसन्नता के लिए, वो शिवाजी महाराज के दरबार में रहे, छत्रसाल के दरबार में रहे, तो उनकी प्रशंसा के लिए भूषण ने, जैसे शिवा बावनी है या छत्रसाल दशक है, ऐसे वीर काव्य की रचना की। इसके साथ साथ कवि लाल, सूदन और चंद्रशेखर ने भी वीर काव्य की रचना
की है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है इस युग की। इसके बाद है भक्ति, नीति एवं उपदेश परक काव्य। देखिए, रीतिकाल के कवियों ने भक्ति से संबंधित काव्य की रचना की है, क्योंकि इनका जो काव्य है उसमें या तो काव्य के प्रारंभ में ईश्वर से वंदना की है उन्होंने, या कृष्ण को या राम को, मुख्य तौर पर कृष्ण को आधार बनाया है, को आधार बनाकर अपने काव्य की, अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। तो इन्होंने भक्ति से संबंधित काव्य की रचना की है। और इनके द्वारा जो नीति और उपदेश परक काव्य है, वो काव्य की जो अनुभूतियां हैं वो इनके स्वयं के जीवन की है, यानी प्रत्यक्ष जीवन दर्शन की। जो इन्होंने जीवन में देखा और अनुभव किया, उसी को उन्होंने नीति और उपदेश परक काव्य में इस्तेमाल किया है या प्रयोग किया है। यानी अपने जीवन में जो इन्होंने देखा, जाना या अनुभव किया, उसी अनुभव को नीति या उपदेश परक काव्य में अभिव्यक्त करने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके बाद है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये एक रीतिकाल की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इस युग के ज़्यादातर जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। तो इन्होंने जिसके आश्रय में रहकर ये अपना जीवन यापन करते थे, यानी जिसके दरबार में रहकर ये धन प्राप्त करते थे, उन्हीं आश्रयदाताओं की वीरता का, वो किस प्रकार से श्रृंगार करते हैं युद्ध में जाते समय या दरबार में जाते समय, उसका कितने दानवीर हैं, कितना दान देते हैं, धर्म के प्रति कितने निष्ठावान हैं, इस प्रकार के जो इनके व्यक्तित्व के गुण थे उनका इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। यानी आश्रयदाताओं की केवल प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की है। इसके बाद नारी चित्रण। नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा है? नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण संकीर्ण है, यानी नारी को मान सम्मान इस युग के कवियों ने नहीं दिया। इसे केवल उन्होंने भोग विलास की वस्तु समझकर या सौंदर्य की मूर्ति जानकर उसकी सुंदरता का वर्णन इन्होंने किया है। ऐसा ही उस समय का समाज था, और कवियों ने भी उसमें बदलाव लाने के लिए कहीं आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि सिर्फ मनोरंजन के लिए उसका चित्रण किया गया है। उसके हृदय के भावों को अभिव्यक्त नहीं किया, यानी उनकी आत्मा के सौंदर्य को उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया, अपितु उसके शारीरिक सौंदर्य पर उन्होंने अधिक बल दिया है। उसके शरीर की सुंदरता का चित्रण, जो मादक चित्रण है, वो उन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके बाद है काव्य रूप व भाषा। इन कवियों का जो मुख्य काव्य रूप है वो है मुक्तक काव्य, यानी जो तरीका इन्होंने अपनाया वो मुक्तक काव्य रचना का अपनाया, क्योंकि प्रबंध काव्य, महाकाव्य या खंड काव्य लिखने में समय ज़्यादा लगता है और इतनी लंबी रचनाएं पढ़ने में भी उबाऊपन अनुभव होता है। तो इस काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन था, तो ऐसे में मुक्तक काव्य की रचना ही सबसे अधिक उपयुक्त है, इसीलिए इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना अधिक की है। भाषा को इस्तेमाल इन्होंने ब्रज भाषा को ज़्यादा किया है, यानी काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी रही? ब्रज भाषा। इसके साथ साथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बुंदेलखंडी, अवधी, फारसी आदि के शब्दों का भी इन्होंने इस्तेमाल अपने काव्य में किया है। तो ये रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों प्रकार के काव्यों की विशेषताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी संपूर्ण रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो हमने यहाँ पर उस पर चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।